आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कि जो भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने हेतु शिक्षा के क्षेत्र में हमें क्या-क्या प्रयत्न करने चाहिए और किस प्रकार से करने चाहिए ताकि हम लोग जो हमारे भारत में जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसको हम लोग कायम रख सकें। आज इन्हीं मूल्यों को हम लोग किस तरह से कायम रखेंगे इसके विषय में विस्तार पूर्वक से चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने हेतु शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो नागरिकों में लोकतांत्रिक भावना, सहिष्णुता, आलोचनात्मकता, सोच और जिम्मेदारी की भावना पैदा कर सकती है। तो एक लोकतांत्रिक मूल्य को कायम रखने हेतु क्या है, सर्वप्रथम हमें आवश्यक है कि हम शिक्षा को पूर्ण रूप से ग्रहण करें और तभी हम उसी के माध्यम से हम अपने जो भी हमारे लोकतांत्रिक मूल्य है उसको समझ पाएंगे और जिससे लोकतांत्रिक जो भावना है, जिस प्रकार की भावना, प्रेम का भावना हो गया, सहिष्णुता का भावना हो गया या फिर जो आलोचनात्मक एक सोच है कि सही क्या है, गलत क्या है, उसमें हम फर्क कर पाएँ और एक जिम्मेदारी नागरिक का जो भावना है, किस प्रकार से हमारे अंदर उद्वेलित होगा, उन सभी को हम लोग समझ पाएंगे। तो आइए इसे हम लोग विस्तार पूर्वक समझते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने हेतु जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयास प्रयास किए जाने चाहिए ताकि जो ये लोकतांत्रिक मूल्य है वह सजोए रखें हम लोग और उसका प्रयोग हम लोग आगे कर सके। तो हमें किस किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है वह देखते हैं। तो इसमें बहुत तरीके-तरीके के जो बदलाव है उसकी आवश्यकता होती है। सबसे पहले इसमें क्या बदलाव है कि जो पाठ्यक्रम में बदलाव है और किस प्रकार से बदलाव होगा इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। फिर शिक्षण विधियों में जो सुधार होना चाहिए, फिर स्कूल के वातावरण और संरचना में परिवर्तन और शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है, जो टीचर्स का जो ट्रेनिंग है, उसमें क्या-क्या बदलाव होने चाहिए ताकि इन बदलाव के माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक मूल्य है, हम उसको शिक्षा के क्षेत्र में कायम रख सकें। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में ही इसका जो चर्चा है वो कर रहे हैं। तो फिर शिक्षकों के प्रशिक्षण हो गए, फिर संवैधानिक मूल्यों का जो प्रचार प्रसार है उसका भी हम लोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग इसे जो परिचित होंगे कि हमारे क्या क्या संवैधानिक मूल्य हैं, हमें किस प्रकार से जो मूल्य है उसको समझने चाहिए और किस प्रकार से उनका प्रयोग करना चाहिए, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम में बदलाव। पाठ्यक्रम में बदलाव में सबसे पहला है कि नागरिक शिक्षा का पुनर्गठन। नागरिक शिक्षा का पुनर्गठन का क्या मतलब है कि नागरिक शास्त्र को केवल संविधान के अनुच्छेदों को याद करने का तक क्या है एक सीमित रखना नहीं चाहिए, ठीक है। जो नागरिक शिक्षा का जो पुनर्गठन हम लोग कर रहे हैं या किया जाता है तो उसमें नागरिक शास्त्र को क्या है सिर्फ केवल जो संविधान के अनुच्छेद हैं उसी को हम लोग याद करने तक सीमित बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्यों? बल्कि इसे एक व्यवहारिक विषय भी बनाना चाहिए ताकि छात्रों को जो स्थानीय शासन है जैसे पंचायत हो गया या फिर जो नगर पालिकाएं हो गए उसका जो कार्य प्रणाली है उसको अच्छे से समझ जाए और उन्हें लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में इस प्रकार से बदलाव हमें करना चाहिए। जो नागरिक शिक्षा का जो है उसमें पुनर्गठन की आवश्यकता है कि इस प्रकार से करे सिर्फ सिर्फ जो बच्चे हैं सिर्फ इसको रटे नहीं, है ना, कि संविधान के इस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है, इन सबको नहीं सके, जबकि उसको क्या करे एक व्यवहारिक रूप उसे प्रदान करने का प्रयास करे और छात्रों को स्थानीय जो भी शासन है, पंचायत हो गया, जो ग्रामीण हो गया, तो उसके कार्य प्रणालियों को अच्छे से समझाएं, वहाँ पे उसका प्रैक्टिकली करके बताएं। तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे समावेश करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूलों में जो छात्र परिषद है, जो स्टूडेंट काउंसिल का जो चुनाव कराना हो गया, जहाँ पे छात्र वोटिंग और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो यह एक प्रभावी तरीका हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो नागरिक शिक्षा का पुनर्गठन है इसके माध्यम से वह समझ पाएंगे किस प्रकार से जो चुनाव होते हैं और किस प्रकार से हम लोग अपने एक जो प्रतिनिधि उसका चुनाव करते हैं। और तो इन सब विषय में हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो पाठ्यक्रम में ये बदलाव की आवश्यकता है। फिर आलोचनात्मक सोच का विकास, कि पाठ्यक्रम को इस तरह से क्या करना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए। जो भी वहाँ पे पॉलिसी मेकर्स जो डिजाइनर्स बैठे हुए हैं तो उनको इस प्रकार से डिजाइन करना चाहिए जो छात्र तथ्यों को केवल रटने के बजाय क्या करें, उन पे सवाल उठाएं। तो वर्तमान समय में भी देखने को कई जगह मिलता है कि जो पाठ्यक्रम बना दिया गया बस उसी परिपाटी पे लोग चलते हैं और उस प्रकार से डिजाइन करना चाहिए कि छात्र क्या करें, उस पर सवाल उठाए। जब सवाल उठाएंगे तो कहीं ना कहीं जो उनकी आलोचनात्मक जो सोच है, चिंतन है, उनका वह विकास जरूर होगा और वह विभिन्न दृष्टिकोण के जो विश्लेषण है वो करने में समर्थ होगा बालक। जैसे कि सामाजिक विज्ञान और इतिहास की
तो आलोचनात्मक सोच का जो विकास है उसका अगर हम लोग उदाहरण देखें तो जैसे कि मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान और ऐतिहासिक कक्षाओं में क्या है, छात्रों को केवल क्या है, घटनाएं हम लोग याद नहीं कराएंगे। जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान हो गया या जो इतिहासी क्लास हो गया, तो उसमें हम लोग मुख्य रूप से जो घटना है उसके तथ्यों को हम लोग रटाने का प्रयास करते हैं। तो उसकी जगह हमने क्या करना है कि उन घटनाओं के कारणों और परिणामों पे क्या करना है, बहस करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना है। वहाँ पे डिबेट हो गया या कोई भाषण हो गया या फिर अन्य प्रकार की गतिविधियों को वहाँ पे कराना है, ताकि वो आलोचनात्मक सोच का विकास कर पाए। जब डिबेट होगा तो जब डिबेट में जब 2 ग्रुप बटेंगे या 3 ग्रुप, आप जितने भी ग्रुप बाँटना चाहें, तो जब वहाँ पे अन्य-अन्य प्रकार के जो बालक है जब अपने जो भी बातें हैं उसको स्पष्ट रूप से वहाँ पर रखेंगे, तो कहीं न कहीं उनका जो आलोचनात्मक सोच है वहाँ पे विकास होगा। तो कहीं न कहीं कुछ लोग वहाँ पे गुण की चर्चा करेंगे, तो कुछ लोग अवगुण की चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से जो एक तथ्यात्मक जो रटा-रटाया प्रयत्न चल रहा है, जो यहाँ पे पाठ्यचर्या में चला आ रहा है कि इन तथ्यों को याद करना है, तो कहीं न कहीं अगर इस तरह से हम लोग अपने विद्यालय में बच्चों के लिए अगर डिबेट का आयोजन कराते हैं या फिर कोई संगोष्ठी का आयोजन कराते हैं, तो इसके माध्यम से वो लोग अच्छे से एक आलोचनात्मक सोच का विकास कर पाएँगे। फिर अगला है कि पाठ्यक्रम में बदलाव की हमें आवश्यकता है कि विविधता और समावेशिता। कि विविधता और समावेशिता से क्या तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम में भारत की भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को उजागर करना चाहिए, है ना? जो भी यहाँ पे हमारे अन्य-अन्य प्रकार की जो भाषाएँ हैं, क्या-क्या धर्म है या फिर जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है यहाँ पर भारत जैसे विशाल देश में, तो इसको उजागर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इसके जो छात्रों के जो सम्मान है, उसके सहिष्णुता की जो भावना है, उसमें इसमें पैदा की जा सकती है ना, इस जो जातियों में जो सांस्कृतिक और इतिहास के योगदान को शामिल कर के। जैसे कि स्कूल में विभिन्न त्योहारों को एक साथ मनाना और विभिन्न भाषाओं में कविता पाठ का आयोजन हम लोग करा करके क्या कर सकते हैं, जो विविधता और समावेशिता है, उसका हम लोग कर सकते हैं। विविधता किस प्रकार से होगी? मान लीजिए कि विभिन्न प्रकार के त्योहार वहाँ पे मनाए जा रहे हैं, जैसे कि दिवाली हो गया, छठ हो गया और या फिर अन्य प्रकार के जो भी वहाँ पे पर्व हो गया, ठीक है? तो जब इन लोग ऐसे त्योहार को हम एक विद्यालय में आयोजन कराते हैं, तो यहाँ पे एक समावेशी का भी हमें दिखेगा। समावेशी का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो भी अन्य-अन्य प्रकार के बालक है, चाहे वो किसी जाति धर्म से आते हो, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट लेंगे। तो कहीं न कहीं एक समावेशी का भी यहाँ पे एक भावना पैदा होगी और लोग समावेशी रूप से यहाँ पे भाग लेंगे और यहाँ पे विविधता हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, पाठ्यक्रम में बदलाव करने की आवश्यकताएँ हैं। फिर अगर हम लोग देखें कि शिक्षण विधि में सुधार, कि जो हमारे भारत के लोकतांत्रिक मूल्य को कायम रखने हेतु हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें क्या है, शिक्षण विधि में सुधार। और शिक्षण विधि में सुधार हम लोग किस-किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले चर्चा और बहस को प्रोत्साहन देंगे, ठीक है? क्या चर्चा और बहस को प्रोत्साहन का क्या मतलब है कि शिक्षकों को कक्षा में क्या है, एक तरफ़ा जो व्याख्यान देते आ रहे हैं, आज भी बहुत जगह यह देखने को मिलता है कि जो अध्यापक है वह लेक्चर विधि, व्याख्यान विधि से पढ़ा देता है, जहाँ पर बच्चे एक पैसिव बन के रह जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ़ चीज़ों को सोचते हैं, सुनते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो एक जो एक तरफ़ा व्याख्यान देने की जो बजाय है, उन्हें क्या करना चाहिए, चर्चा, बहस और प्रश्नोत्तरी को बढ़ावा देना चाहिए, है ना? जहाँ पे हम लोग जब चर्चाएँ करेंगे, तो जो अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, जो बहुत अन्य-अन्य प्रकार के बालक हैं, जब अपने अभिव्यक्ति को बाहर अभिव्यक्त करेंगे, अपने गुणों को बाहर लाने का प्रयास करेंगे, तो कहीं न कहीं उनके शब्दों में वृद्धि होगा और उनका जो सोच है, वह सकारात्मक के साथ-साथ उनके जो भाषा का विकास भी होने का यहाँ पे बात होगी और उनको कहीं न कहीं एक प्रोत्साहन भी मिलेगा बोलने के लिए। तो चर्चा और बहस को क्या करना चाहिए यहाँ पे, बढ़ावा देना चाहिए और प्रश्नोत्तरी भी यहाँ पे करना चाहिए बालकों से, ताकि जब प्रश्न करेंगे बालकों से, तो वह यहाँ पे हम लोग ये भी एक तरीके से इवैल्यूएट कर पाएँगे कि बच्चे समझे हैं या नहीं कुछ। तो यह छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने और दूसरों के विचारों को सुनने का क्या करते हैं, मौका देने का कार्य करते हैं। जैसे कि किसी सामाजिक मुद्दे पर कक्षा में हम लोग बहस कराना चाहते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि अभी हम लोग को कोई सामाजिक मुद्दा उठा लेते हैं कि वर्तमान में अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा का क्या स्वरूप है। तो इस पे अगर हम बच्चों से प्रश्न करें, चर्चाएँ करें, तो कहीं न कहीं इस चर्चा के माध्यम से एक अभिव्यक्ति का जो उनके अंदर कौशल है वो विकास होगा। साथ-साथ वो अलग-अलग जो विद्यार्थी अपना-अपना मत रखेंगे, तो उन मतों को भी समझने में उनको आसानी होगी। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण, की शिक्षण विधि में सुधार से हमें क्या तात्पर्य है कि जो आधारित है वह शिक्षण देने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, जैसे कि छात्रों को ऐसे प्रोजेक्ट देना चाहिए जिसमें उन्हें समूह में काम करना पड़े, ठीक है? जब प्रोजेक्ट आधारित मान लीजिए कोई हम लोग उनको प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, तो एक ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क देना चाहिए। ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क में क्या होगा कि कहीं न कहीं एक जो बालक है एक-दूसरे का सहयोग करेंगे, उनके अंदर एक लीडरशिप की भावना विकसित होगी और जो भी लोकतांत्रिक मूल्य है उसका भी विकास यहाँ पे एक होगा, क्योंकि जब लोग एक साथ जब बच्चे एक ग्रुप में एक साथ काम करेंगे, तो कहीं न कहीं अपने विचारों का आदान-प्रदान करेंगे, एक नेतृत्व की भावना आएगी और समस्याओं का विविध प्रकार से वो समाधान भी कर पाएँगे। तो प्रोजेक्ट आधारित
व्यावहारिक शिक्षण को भी हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे कि छात्रों को एक प्रोजेक्ट देना चाहिए जिसमें उनके क्या अपने समुदाय की समस्या, जैसे स्वच्छता पे हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट उनको दे दिया और उस पे काम करने के लिए दे दिया। फिर उनको बोला गया कि जो स्वच्छता है इसके जो समाधान है कैसे-कैसे हो सकते हैं, इस पे इनको हम लोगों ने उनको कह दिया कि इनको आप अपने हिसाब से खोज करके लाइए। तो जब बालक एक ग्रुप में काम करेंगे तो कहीं न कहीं अलग-अलग मत देंगे, अलग-अलग तरह से सोच के आएँगे तो कहीं न कहीं उनका विकास अच्छे से होगा। और यह जो नैतिक मूल्य हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य है उसको बढ़ावा देने का भी कार्य करेंगे। फिर उसके बाद शिक्षक की भूमिका में परिवर्तन, कि जो शिक्षक है उसकी भूमिका में क्या परिवर्तन आना चाहिए कि शिक्षक को एक प्रकार से तानाशाह नहीं होना चाहिए। तानाशाह से क्या मतलब, डिक्टेटरशिप जिसे हम लोग इंग्लिश का शब्द प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पे सिर्फ वो अपनी बातों को रखे, किसी की बातों को ना सुने, जो कहे वही सही है। तो एक यह डिक्टेटरशिप जो है इस शब्द को परिभाषित करती है। तो उसके बजाय क्या करना चाहिए, एक मार्गदर्शक, एक गाइडर या फिर एक फैसिलिटेटर, एक सुविधा प्रदाता के रूप में बनना चाहिए और उसे एक ऐसा वातावरण देना चाहिए टीचरों को, बच्चों को, मतलब कि एक अध्यापक है ऐसे एक ऐसा वातावरण कक्षा में बनाए जहाँ पे छात्र क्या हो, बिना किसी डर के क्या हो सके अपने विचारों को व्यक्त कर सके। किसी प्रकार की अगर समस्या हो रही है तो उस जो समस्या के जो भी समाधान है वह वहाँ पे व्यक्त कर सके या फिर अपने टीचरों से कुछ प्रश्न कर सके, वो डरे नहीं। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं उनके अंदर जो अभिव्यक्ति का जो कौशल है उनका विकास ज़रूर होगा। तो शिक्षक की जो भूमिका है उसमें परिवर्तन ज़रूर होना चाहिए वर्तमान समय में। अगला है कि स्कूल के वातावरण और संरचना में परिवर्तन। अब स्कूल के वातावरण और संरचना में किस प्रकार से परिवर्तन होगा जिससे क्या हो, भारत के जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसको हम लोग कायम रख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसमें जो स्कूल के वातावरण और संरचना में परिवर्तन होना चाहिए, तो सबसे पहले इसमें लोकतांत्रिक स्कूल प्रशासन की लोकतांत्रिक स्कूल प्रशासन होना चाहिए। मतलब कि स्कूलों में प्रशासन में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की क्या होनी चाहिए, भागीदारी होना चाहिए। तभी क्या होगा, लोकतांत्रिक कहलाएगा। लोकतांत्रिक में क्या है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो भी समुदाय या फिर व्यक्ति हैं वहाँ पे जब पार्टिसिपेट लेते हैं तो कहीं न कहीं एक लोकतांत्रिक भावना का यहाँ बढ़ावा मिलेगा। तो इसके निर्णय लेने की जो इसमें जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही होना चाहिए। जैसे कि स्कूल प्रबंधन समिति हो गया, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में छात्रों और अभिभावकों को शामिल करना चाहिए ताकि क्या हो सके, वहाँ पे अपनी समस्याओं को रखें और वहाँ पे अपनी समस्याओं को जब रखेंगे तो कहीं न कहीं इसका निदान होगा। तो एक लोकतांत्रिक स्कूल प्रशासन को यह बढ़ावा देने का कार्य करेगी। फिर समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए स्कूल वातावरण में, कि स्कूल में जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव हमको नहीं करना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान देना है। तो सभी छात्रों को क्या हो, सम्मान और अवसर मिलना चाहिए, ठीक है? मतलब कि समान अवसर मिलना चाहिए, उनको समान सम्मान मिलना चाहिए, तभी यह समानता को बढ़ावा देगा। जैसे कि मिड डे मील की जो योजनाएँ चली आ रही हैं, तो सभी जो बालक है वह एक साथ जब बैठ कर के भोजन वहाँ पे उनको करना सिखाया जाता है और सभी के लिए क्या है, समान वर्दी या जो यूनिफ़ॉर्म है वह लागू किया जाता है। तो ये कहीं न कहीं समानता को बढ़ावा देने का कार्य है। फिर मुक्त और समावेशी माहौल, कि स्कूल का जो माहौल है ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हर बच्चा क्या हो, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और विकलांग बच्चे हों और या फिर हाशिए पर जो पड़े, हाशिए का मतलब है कि जो समाज में बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए बालक है ना, तो उन समुदायों के बच्चों को भी मुख्य धारा में मतलब जो एक सामान्य रूप से बालक होता है तो उनके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे विशेष प्रयास करना चाहिए। जो कि मान लीजिए कोई दिव्यांग बालक है जो उसको सुनने में दिक्कत है या फिर चलने में दिक्कत है या फिर अन्य प्रकार का कोई समस्या है, और एक बालक है जो बहुत ही हष्ट-पुष्ट है और सुरक्षित है, तो ऐसे बालकों को क्या करना है, एक साथ समावेश करके एक मुक्त और समावेशी माहौल बनाने का प्रयास करना है। तो कहीं न कहीं एक लोकतांत्रिक मूल्य को बढ़ावा देने का कार्य ज़रूर करेंगे। फिर शिक्षकों का प्रशिक्षण, कि टीचर्स ट्रेनिंग को हम लोग किस प्रकार से करें ताकि जो लोकतांत्रिक वर्तमान में जो लोकतांत्रिक मूल्य है हम उसको कायम रख सकें शिक्षा में। तो शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है, जो टीचर्स का जो ट्रेनिंग है, तो उसमें हम लोग शिक्षण इसमें क्या करेंगे, तो प्रशिक्षण में लोकतांत्रिक मूल्यों को शामिल करना है। जो प्रशिक्षण है उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को हम लोग शामिल करेंगे। किस प्रकार से, कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और शिक्षकों को यह सिखाया जाना चाहिए कि वे कक्षा में इन मूल्यों को कैसे लागू करेंगे। तो जब वह इनको इस प्रकार की अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तो कहीं न कहीं उसका वह सकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। फिर आधुनिक शिक्षण तकनीकों का उपयोग, जो वर्तमान समय में देखने को हमको मिलता है कि बहुत सारे अभी डिजिटल टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है, डिजिटल जो टीवीज़ है उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो वर्तमान में जो मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ है इसका ही प्रयोग करना उनको सिखाना जाना चाहिए, जिससे क्या हो, एक रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा और आधुनिक शिक्षण तकनीकों जैसे कि डिजिटल टूल हो गया, इसका उपयोग करने के लिए उनको प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वह अपने जो शिक्षण कौशल है उसको और अच्छे से विकास कर सके और बालकों को अच्छे से जो भी वो पढ़ाना चाह रहे हो, जो भी पढ़ा रहे हो, अच्छे से वहाँ पे दे सके। फिर है पाँचवां, कि संवैधानिक मूल्यों का प्रचार प्रसार, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मूल्य है उनका प्रचार प्रसार से क्या मतलब है कि जो
संविधान का जो है सबसे पहले अध्ययन की स्कूलों में संविधान की जो प्रस्तावना है और मौलिक जो अधिकार है उसका नियमित रूप से क्या होना चाहिए, वहाँ पे अध्ययन कराया जाना चाहिए। तो संविधान का जब वहाँ पे अध्ययन कराएंगे तो कहीं ना कहीं लोग उससे परिचित होंगे, और मात्र अध्ययन ना कराया जाए, उसको व्यवहारिक रूप से बताया जाए कि इस प्रकार से अगर इस अनुच्छेद में ये बात लिखी गई है तो किस प्रकार से इसका सकारात्मक हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ पे कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को भी वहाँ पे कैंपेन चला करके या फिर कोई संगोष्ठी करा करके या फिर कोई प्रैक्टिकली एक्टिविटी करा करके इसका प्रचार प्रसार कराना चाहिए। फिर है जागरूकता कार्यक्रम कि स्कूलों में विभिन्न जो संवैधानिक दिवसों है, जैसे कि गणतंत्र दिवस हो गया, केवल एक औपचारिक रूप से मनाए जाने के बावजूद क्या करना चाहिए, उसके पीछे की जो मूल्य है, उससे क्या आदर्श है, इस पर भी जो छात्र है उसके साथ हम लोग को चर्चा करने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं जब इस सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो संवैधानिक मूल्य है, क्योंकि गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं क्योंकि उस दिन जो होता है हमारा संविधान लागू हुआ था। तो जब इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि उसका क्या आदर्श है, आखिर इसके क्या मूल्य है, इसके पीछे इसको लागू करने का आखिर क्या मूल्य है, जब इन सब विषयों पे हम लोग अच्छे से बालकों के साथ या फिर वहाँ पे जब कक्षा में कुछ अलग अलग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करके जब उस पर चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं एक आलोचनात्मक जो सोच है उसका विकास करेगा और जो छात्र है उसमें अवेयरनेस का भी कार्य करने का प्रयास करेगा। तो निष्कर्षतः हम क्या कर सकते हैं कि शिक्षा और लोकतंत्र एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र तभी संभव हो सकता है जब उसके नागरिक शिक्षित, जागरूक और जिम्मेदार की भावना से परिपूर्ण होते हैं। तो शिक्षा में उपयुक्त सुधारों को अगर हम लोग लागू करके हम न केवल सिर्फ जो अकादमिक रूप से सशक्त बना सकते हैं, बल्कि उन छात्रों को हम लोग जिम्मेदार, सहिष्णु और एक प्रेम और विचारशील और आलोचनात्मक जो एक नागरिक की भावना भी उनके अंदर विकास कर सकते हैं, जो भारत के जो लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जो उनको लोकतांत्रिक जो हमारे मूल्य है उसको कायम किस प्रकार से रखेंगे, तो उसको रखने के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में हम लोग किस प्रकार के बदलाव करें, शिक्षण विधि में हम किस प्रकार से सुधार करें, फिर जो स्कूल का जो वातावरण है उसकी संरचना उसमें किस प्रकार से परिवर्तन करें, और शिक्षकों का प्रशिक्षण जो टीचर्स ट्रेनिंग है उसको उसमें क्या क्या हम शामिल करें, और उसके बाद संवैधानिक मूल्यों का किस प्रकार से हम प्रचार प्रसार करें, जिससे हमारे भारत में जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसको हम लोग कायम रख सके और उसको हस्तांतरित कर सके। तो इसके विषय में हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो बहुत ही सहयोगात्मक रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।